स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं जो इस बार 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जाता है, कैसे लिखना होता है, कितना लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखेंगे। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस पेपर में 2 खंड होते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। तो खंड का 50 अंक का होता है और खंड खा भी 50 अंक का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खंड का में प्रश्न नंबर 1 का है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, संपूर्णानंद हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में 5 हिंदी गद्य साहित्य के विकास से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रश्न नंबर 1 का खा, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। क्या कविवचन सुधा है, हंस है, साहित्य संदेश है, हिंदी प्रदीप है। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी है? हिंदी प्रदीप। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हंस पत्रिका किसकी है, तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है। साहित्य संदेश पत्रिका बाबू गुलाब राय की है, और कविवचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? क्या निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है? तो ये नाटक है। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है, और मोहन राकेश का नाटक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्या इंदुमती है, परीक्षा गुरु है, तितली है, साहित्य सहचर है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। ठीक है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, और इंदुमती के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, और साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक निबंध है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जूनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वाग्धारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बाणभट्ट की आत्मकथा रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इसको ध्यान रखेंगे। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और शेखर एक जूनी अज्ञेय की रचना है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 में हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के। तो यहाँ से कुल 5 अंक के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, तो इसमें भी हिंदी पद्य साहित्य के विकास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। सबरपा को, देवसेन को, सराहपा को, कुमार रासो को। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा का। इसके बाद अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना है? गिरजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की। कितनी नावों में कितनी बार रचना किसकी है? ये मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय की है। कितनी नावों में कितनी बार रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1954, 1943, 1938, 1936। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो बताना है 1951। अगर तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो 1962 बताना है, और चौथा सप्तक का पूछ ले तो 1962
79 बताना है। ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, साकेत को, पृथ्वीराज रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो ध्यान रखेंगे, चंदबरदाई हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंदबरदाई हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। ठीक है। अब पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। ध्यान रखेंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, चित्राधार, अनामिका या फिर स्वर्णधूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और स्वर्णधूल है पंत की रचना, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ तक हो गए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 हिंदी गद्य साहित्य के विकास से और 5 हिंदी पद्य साहित्य के विकास से। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है। आपके गद्यांश में एक गद्यांश दे दिया जाता है और गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना रहता है। ठीक है। और चलिए इसको पढ़ते हैं और इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। देखिए यहाँ पर मातृभूमि शब्द मिल गया, पृथ्वी शब्द मिल गया, तो समझ जाइए आपका राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्र शब्द आ गया तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो उत्तर आपको लिखना है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बहुत ही आसान है उत्तर ढूंढना आपको। देखिए, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, आपको यही लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही करती है। इसके बाद आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसकी रेखा खींची है। ठीक है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसकी व्याख्या आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको व्याख्या। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसके हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया हुआ है। अथवा करके 2 पैराग्राफ आपको पूछते हैं, चाहे अथवा से पहले वाला करो चाहे बाद वाला करो। ठीक है। आपको एक करना रहता है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है। देखिए यहाँ पर अशोक शब्द से क्या पता चला? अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत तो खड़ गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको गद्यांश पढ़ करके उत्तर दे देना है। ठीक है। उपयुक्त पाठ के शीर्षक का नाम अशोक के फूल तथा लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर दूसरा प्रश्न है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? तो जैसा कि आपको पता है अशोक के फूल की बात हो रही है, तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी?
तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। पैराग्राफ में सीधा सीधा उत्तर लिखा हुआ है। फिर है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। तो लेखक के अनुसार आज उस सामंत सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। फिर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको पता है किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिन विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके एग्जाम में सेम एक पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ के नीचे 5 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के। तो कुल मिलाकर के पद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है और ये पद्यांश जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले, ठीक है, नवीन बादल के समान और कमल के समान मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। मथुरा जाने के बाद ना मथुरा से वापस आए और ना ही कोई मेरे लिए संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा कहती है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम जा करके मेरी सारी दुख भरी कहानी को श्री कृष्ण को सुना देना। फिर आगे कहती है, जे हुई मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसी ही मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा देने वाली, सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी और वहाँ की प्यारी छाया होगी और पक्षियों की चहचहाने की कोमल स्वर होगी। वह तुझे मोह लेंगी। तो भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहाँ जाकर के विश्राम ना करना, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम क्या है, पवन दूतिका, और कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है, ठीक है। तो पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो पवन दूतिका ने राधा को, पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है, आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने बता दी है आपको। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। तो राधा के अनुसार कृष्ण के नेत्र नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राणप्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। फिर इसमें भी अथवा करके पूछता है, आपको एक ही करना रहता है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, ठीक है। कैकेयी कहती है कि मुझको यह भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार तुम मेरे दुगने प्रिय हो और तुम मुझसे न्यारे यानी अलग ना रहो। मैं इसे ना जानूं। कैकेयी कहती है कि मैं इस भरत को नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, किंतु तुम इसे अच्छी प्रकार से जानते हो और अपने से ज़्यादा इसको मानते भी हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर योग प्रकट हुआ वैसा। तुम भाइयों का प्रेम आपस में यदि सब पर एक जैसा प्रकट हुआ तो पाप दोष भी पूर्ण है, दोष है मेरा, तो मेरा पाप रूपी दोष भी संतुष्टि में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, पदम कोश है मेरा, और मैं तो हमेशा कीचड़ में रहने वाली हूँ, लेकिन मैं जिसको जन्म दिया हूँ या वो किसके समान है, वो कमल के समान है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश पाठ और कवि का नाम लिखना है। तो एक कैकेयी का अनुताप से लिया गया, ध्यान रखेंगे। कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी आपको बताया।
कैकेयी को कौन दोगुने प्रिय हैं? तो आपने अभी पढ़ा था कैकेयी को राम दोगुने प्रिय हैं। श्री राम को कौन प्यारा है? श्री राम को भरत प्यारा है। और प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा 80 शब्द में और 5 अंक का होता है। ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 5 का कितने अंक का होता है? 5 नंबर का। इसमें पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है हरिशंकर प्रसाई। तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनका जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा 80 शब्द है और ये भी 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जाता है? कहानी का सारांश या उद्देश्य। जो सामान्य हिंदी वाले हैं तो उसमें यही पूछा जाता है, किसी भी कहानी का सारांश या फिर उद्देश्य। देखिए यहाँ पर पूछा गया है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। फिर अथवा करके दिया है ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सारांश पूछेगा या फिर उद्देश्य पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए पंचलाइट कहानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। तो ये खंड काव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है। यहाँ पर देखिए त्यागपति है, फिर श्रवण कुमार है, इसके बाद रसिमरथी खंड काव्य है और मुक्त यज्ञ खंड काव्य है। इसके बाद सत्य की जीत, आलोक वृत्त। ठीक है, तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा, ये भी कितने अंक का होता है? 50 अंक का होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 का कहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 नंबर का पूछा जाता है संदर्भ। ठीक है, 2 संदर्भ के लिए 2 अंक मिलते हैं और 5 अंक मिलते हैं आपको व्याख्या के लिए, अनुवाद के लिए। तो कुल मिलाकर के 7 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? गद्यांश है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा भास भारवी, भवभूति आदि महाकवया शौकीय ग्रंथ रत्ने अद्याप पाठ का नाम हृदय विराजनते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यम भाषा असाम मात्र सम सम्माननीय वंदनीय चा, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतम गौरवम अखंडत्वम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ते, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती थी, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत वाणी है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके इसमें भी 2 पूछता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक चैप्टर से लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 का ख नंबर, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये भी कितने अंक का होता है? 2 नंबर यहाँ संदर्भ के लिए मिलते हैं और 5 अनुवाद के लिए मिलते हैं। कुल मिलाकर 7 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है,
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से दिया हुआ है, तो इसको भी आप तैयार करेंगे। भोजस्योदार्यम से लिया गया है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 9 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसी तरह आपके एग्जाम में 4 पूछे जाएंगे और एक करना रहेगा। एक करने के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। आंखें 4 होने का मतलब होता है, आंखें 4 होने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है आमने सामने होना, अर्थात प्रेम होना। बाजार में चलते चलते अचानक मेरी अपने पुराने दोस्त से आंखें 4 हो गई। आंखों का तारा होना मतलब इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। और वाक्य प्रयोग में लिख देंगे, छोटा बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। पानी पानी होना इसका अर्थ होता है लज्जित होना। ठीक है, चोरी पकड़े जाने पर सबके सामने वह व्यक्ति पानी पानी हो गया। सावन हरे न भादों सूखे, इसका मतलब होता है सदा एक समान रहना। कुछ लोगों के व्यापार में चाहे कितना भी फायदा या नुकसान हो जाए, वह हमेशा शांत और मस्त रहते हैं। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 10 नंबर में अपठित गद्यांश पूछा जाता है। अपठित अनसीन पैसेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और 5 अंक का होता है। बहुत ही आसान होता है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, उत्तर आपको पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप प्रश्न पढ़िए पहले। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें आसानी से आपको उत्तर मिल भी जाएगा। इसके बाद है, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य था। इसके बाद में, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का है। इसमें निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना होता है, और 2 प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के, तो यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। अविराम और अभिराम। ठीक है, तो अविराम का मतलब होता है बिना रोक के या लगातार कह सकते हैं। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बात और वात। बात का मतलब क्या होता है? वार्ता, और वात का मतलब होता है हवा। तो आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद इसके खा नंबर में पूछता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ से कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। वर का दूल्हा लिख सकते हैं, वरदान, 2 अर्थ हो जाएगा। द्विज का लिख सकते हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि करना आपको एक ही है। द्विज का ब्राह्मण और पक्षी हो जाएगा, और राग का प्रेम संगीत हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। ये भी 2 अंक, यहाँ 2 करना है, मिलेंगे। 1-1 नंबर का है दोनों। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब 2 वाक्य को शुद्ध करना है और 2 नंबर मिलेंगे, यानी एक के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। उसने 3 पुस्तकें खरीदा, तो आपको कुछ नहीं करना, उसने 3 पुस्तकें खरीदी, सही हो जाएगा। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। ठीक है, तो कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना। मैं भोजन कर लिया हूँ, तो यहाँ ऐसे होगा, मैंने भोजन कर लिया है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही, नहीं, एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, वीर अथवा करुण रस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। यमक अथवा श्लेष अलंकार, इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। चौपाई अथवा सोरठा छंद, तो यानी रस से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, अलंकार से 2 नंबर का, और छंद से 2 नंबर का, ध्यान रखेंगे, 6 अंक का। तो इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। हालांकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनका वीडियो मिल जाएगा। और जितने भी प्रार्थना पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको
उसका वीडियो मिल ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। तो ये निबंध है और सारे निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निबंध को कैसे लिखना है, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखें ताकि आपको पूरे अंक मिले, इसका वीडियो आपको पूरे डिटेल्स में बना कर दे दिया जाएगा। ठीक है। तो 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।